स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जॉइंट्स की, ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर स्पाइन की हो, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम की हो, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है, जिसमें वियर टियर जॉइंट का यानी कि वर्टिब्रल बॉडी के जॉइंट्स का उसमें उनका इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन की वजह से बोन में फॉर्मेशन हो जाता है, डिस्क स्पेस कम हो जाते हैं, डिस्क हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, स्पेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नसें जाती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो कंप्रेशन होने लगती हैं, तो वो रेडिएटिंग पेन करने लगती हैं। तो ये चीज़ जब आने लगती है तो हम इसको स्पॉन्डिलाइटिस का नाम देने लगते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जैसे गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन होता है, अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है। अगर ये लंबर में है, नीचे है, तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कराने लगती है एक ही है पूरे वर्टिब्रल कॉलम की तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डॉर्सल स्पाइन की है तो डॉर्सल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर की है तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। जो ज़्यादातर कॉमन है वो सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली जैसे अगर हम उसके टाइप्स की बात करते हैं तो कुछ अर्थराइटिस में भी स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि जेनेटिक होती है ज़्यादातर केस में, HLA-B27 एक जीन होता है, हम वो काफ़ी पॉजिटिव होता है जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। वो जीन की कमी की वजह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बोन बढ़ जाती है, जॉइंट के मूवमेंट स्पाइन के कम हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। सुबह सुबह आदमी उठता है तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट के साथ में जॉइंट में मूवमेंट स्टार्ट होता है, स्टिफनेस कम होती है, यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस एंकाइलोजिंग कहलाने लगती है वो। तो मरीज भी धीरे धीरे जिसको स्पॉन्डिलाइटिस हुई ऐसे ऐसे झुकने लगता है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे झुक जाएगा आगे तरफ, गर्दन झुक जाएगी। कभी कभी इतना भी हालत हो जाती है कि सीधी गर्दन उठा के पेशेंट नहीं देख पाता है, बहुत ख़राब बीमारी होती है। तो एक टाइप इसका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसके अलावा जैसे डिजनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिस होती हैं नॉर्मल तौर पर, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाते हैं, वो कहलाती है। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें भी स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जैसे रिटर्स डिजीज़ हो गई, या एंट्रोपैथिक स्पॉन्डिलाइटिस होती है जिसमें पेट खराब होने की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाती है। कुछ और बीमारी लाइक सोरेटिक डिजीज़ अर्थराइटिस टाइप की होती है, इसमें भी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। ये सब स्पॉन्डिलाइटिस के टाइप्स होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एजिंग प्रोसेस है, यानी कि एज के हिसाब से जो जॉइंट्स के वियर टियर होते हैं, जो स्पाइनल वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रल कॉलम में जो वियर टियर होते हैं एज के हिसाब से, वो शुरुआत हो जाते हैं। उसमें जो डिस्क है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, सूख जाती है, छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, हड्डी बढ़ने लगती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ये कारण एक स्पॉन्डिलाइटिस का डेवलप होता है क्योंकि एजिंग है। लेकिन एजिंग के अलावा हर एक एज के मनुष्य को, ये ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र 80-90 साल होगी उसको स्पॉन्डिलाइटिस होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कम उनमें होती है जिसमें जो फिट रहते हैं, हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उनके लिए कम रहती है। लेकिन जिनकी एक्टिविटी सीडेंटरी होती है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी डाइट ख़राब होती है, या जिसमें एक फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक हिस्ट्री होती है कि उनके परिवार में सबको है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो एंकाइलोजिंग में मेल पर्सन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मेल में ही ज़्यादातर कॉमन होती है। तो अगर मेल्स में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जन्म से है, मतलब जन्म से क्या आपके परिवार में किसी को रन कर रही है, तो आप उसमें चांसेस हैं कि आपको भी स्पॉन्डिलाइटिस हो। स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुरुआती तौर पे स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है तो सिर्फ एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है, कुछ मेडिसिन होती हैं
जो सिम्टोमेटिक होती हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अगर नर्व कंप्रेशन है तो उसके हिसाब से नर्व कंप्रेशन को स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं। ये करते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत अर्ली स्पॉन्डिलाइटिस होती है। जो लोग लैपटॉप पे या फ़ोन पे ऐसे झुक के ना कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत झुक के अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना बैठें, और अगर भी बैठे भी तो हर घंटे एक बार रिलैक्स कर लें, सीधे बैठ जाएं, एक्सरसाइज करें गर्दन की जो डॉक्टर ने बताई है, कमर की एक्सरसाइज करें, खड़े होकर थोड़ा सा वॉक कर लें, फिर उसके बाद बैठें। ये सब करेंगे तो ये इसका कंट्रोल कर सकते हैं आप। और जब ज़्यादा हो जाए तो ऑफकोर्स इसमें कुछ सर्जरी भी की जाती है। जैसे कोई नस कहीं से दब गई है हड्डी बढ़ने की वजह से, तो हम उसको रिलैक्स कर देते हैं सर्जरी के माध्यम से। स्पॉन्डिलाइटिस की रोकथाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एजिंग प्रोसेस है। हम एज को वापस नहीं ला सकते, एज तो आनी ही आनी है। हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमको नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, हमको डाइटरी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, कैल्शियम डाइट लेनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। यही तरीका है कि हम इससे बच सकते हैं। हड्डी मजबूत करने के लिए आपको सिर्फ अपनी डाइट सुधारनी है और अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। मैं कहूँगा आप एक रूटीन बनाइए जिसमें आप रोज़ एक्सरसाइज करें, अपने लिए 1-2 घंटा डेली दें। सुबह उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें। विदाउट वेट बेयरिंग नहीं, वेट बेयरिंग। ये नहीं कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं या लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं बोले एक्सरसाइज हो रही है, नहीं। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी करिए। डेली कुछ ना कुछ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेते रहिए। 2 चीज़ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी हड्डी को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। और स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको त्याग दीजिए, क्योंकि ये हड्डी को वीक करती है।